मित्रों, आज हमारे साथ प्रवीण भाटिया जी जुड़े हैं। वो जर्मनी में रहते हैं। वो एक आध्यात्मिक साधक है। आध्यात्मिकता में भारत में उपलब्ध कई रास्तों को उन्होंने आजमाया है और अंत में क्रिया योग उनका मार्ग रहा है। वो क्रिया योग का अभ्यास कर रहे हैं, जिनमें 2009 से हायर क्रियाएं भी इंक्लूड है। वो जापान में एक अन्य साधक से मिले, वो भी क्रिया योग का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने उनसे बहुत सारी टेक्निक सीखी, पर उनकी मेन प्रैक्टिस क्रिया योग ही रही है। असेसन रिलेटेड जानकारी उनको उनसे ही मिली। जैसे ही पृथ्वी पर चेतना का परिवर्तन शुरू हुआ, उसने आपको बीज बोने के लिए उस जानकारी को फैलाने के लिए प्रेरित किया, जिसको आपने अनिच्छा से स्वीकार किया। आपने एनडीएस का भी अभ्यास किया है, बिना भोजन के सांस लेने की तरह जीने की कोशिश की है। आपको यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आप एक बार पत्री जी से भी मिले हैं। तो प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी गुजरात के ऊपर। और आज प्रवीण जी का जो टॉपिक है वो है हाउ टू रेज आवर फ्रीक्वेंसीज। तो आइए सर, आप शुरू करें। सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैंने आप लोग का चैनल देखा। आप लोगों को सबको 5D कॉन्शियसनेस, जो कॉन्शियसनेस शिफ्ट अर्थ पे हो रहा है, उसके बारे में पता है। तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ। टॉपिक है हमारा कि चेतना का विकास कैसे करें जल्दी से जल्दी समय में। तो ह्यूमन की आदत है कि पहले तो प्रश्न ये आएगा, हम क्यों करें चेतना का विकास। जो कॉन्शियसनेस शिफ्ट अर्थ पे हो रहा है, अर्थ की फ्रीक्वेंसीज रेज हो रही हैं। अगर हम अपनी चेतना को उसके साथ मैच नहीं करेंगे साथ के साथ, तो हम पिछड़ जाएंगे। इसलिए हमें अपनी कॉन्शियसनेस को अर्थ की फ्रीक्वेंसी से मैच करना है। ये हमारी जरूरत है नई युग में जाने की। नया युग, हम कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5D कहाँ से आ गया। हम तो युग की बात करते थे, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग की। आसान भाषा में बोलने के लिए कि जो डायमेंशन नीचे के लोग हैं और ऊपर के लोग भी हैं, ताल पाताल, इसके नीचे के लोग हैं और ऊपर के लोग हैं। लोगों के नंबर को इस तरह अगर हम डिवाइड करें तो 1 2 3 4 5, तो हम फिफ्थ डायमेंशन को, ये कॉमन टर्म है, पश्चिमी देशों में ज़्यादा यूज होता है इसलिए 5D बोल देते हैं। 5D एक चेतना की जो नया स्तर है, इसकी फ्रीक्वेंसी से हमें मैच करना है। ये हमारा काम है। सो दैट्स वाई हम इसको समझ रहे हैं कि हम इसको क्यों करना जरूरी है। और सेकंड, इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो अर्थ जब भी शिफ्ट होता है, एक युग से दूसरे युग में परिवर्तन होता है। हमने देखा कि द्वापर युग के बाद कलयुग आया तो महाभारत हुई, क्योंकि एंड टाइम मैडनेस होती है। एक कंप्लीट युग जाता है और एक नई तरह की चेतना आती है। तो जो जाते हैं और आने के बीच का जो संधि काल है, इसको एंड टाइम मैडनेस भी बोलते हैं। एक समय का एंड हो रहा है। उस एंड टाइम मैडनेस में से बचने के लिए हमें अपनी चेतना का विकास करना है। जो ये युग परिवर्तन हो रहा है और एंड टाइम मैडनेस है, उसमें जो लोग अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। और एंड टाइम मैडनेस क्या है? हमारी चेतना के अंदर जो कुछ भी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अर्थ की फ्रीक्वेंसी रेज हो रही है। हम आज जो कुछ भी हैं, जैसा मैं हूं, अगर मैं इसका 10 गुना हो जाऊं, सपोज अगर मेरे अंदर डर है, मेरा डर 10 गुना बढ़ जाए और इतना बड़ा दिखे कि अभी भी लोगों को अपने जो डर हैं वो भूत के रूप में दिख सकते हैं। मेरे सारे डर अगर मेरे सामने प्रकट हो जाएं, तो क्या मैं उसको सह पाऊंगा? ये एंड टाइम मैडनेस है। हमारे अंदर की डर, जेलिसी, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सारी सरफेस पे आएंगी, रिलीज होंगी। ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और दूसरा इसका पहलू ये है, हमने तो अपने आप को तैयार कर लिया, लेकिन समाज के बाकी लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो एंड टाइम मैडनेस में है। अगर मेरे आसपास का पूरा समाज एक काओटिक स्टेट में हो, और तो क्या मैं उसमें अपने आप को बीच में रख पाऊंगा, बैलेंस कर पाऊंगा? इसलिए अभी हमारा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को तैयार करना और समाज की उन परिस्थितियों में जो एंड टाइम मैडनेस में आएंगी, उसमें भी अपने आप को स्थिर रख पाना। तो ये मोटिवेशन है। ये जान के हम अपनी तैयारी को
फास्ट कर सकते हैं। क्यों करना है, क्यों इस वर्क की डिमांड है? तो हम तो सदियों से स्पिरिचुअल लैंड है, चेतना की बातें करते हैं, लेकिन इस समय में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम इसके बहुत पास आते जा रहे हैं। वी आर ऑलरेडी इन एंड टाइम मैडनेसेस। मैं जर्मनी में रहता हूँ, यहाँ पे मेरे साइकोलॉजिकल फ्रेंड हैं, वो बताते हैं कि पिछले 6 महीने में कितना डिफिकल्ट हो गया है क्लाइंट के साथ काम करना। हमने पिछले 3 सालों में देखा एक महामारी के नाम पे दुनिया में जो परिस्थितियां बनी, और उसमें भी बहुत लोगों के बिजनेस खराब हुए या डिप्रेस हो रहे हैं। दीज ऑल आर साइंस ऑफ एंड टाइम मैडनेस। तो इसलिए हमें इस पे काम करना है। तो अब हम इसको क्या काम करना है, काम कैसे करें, तो समझने के लिए एक मैप है। ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना को नापने का एक डेविड आर हॉकिंस ने एक मैप बनाया था। बहुत अच्छी बुक भी है, इस बुक को लोग पढ़ सकते हैं, नहीं तो कम से कम इस चेतना के इस मैप को समझ सकते हैं। इस मैप में जो लोएस्ट लेवल की फ्रीक्वेंसी है, चेतना को कई बार भाषा में फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है, तो अक्सर अगर आप सुनते हैं कि हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करना है तो वो एक ही बात है। लोएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है शेम है, गिल्ट है, अपराध बोध है, दुख है, डर है, इच्छाएं हैं, गुस्सा है, प्राइड है। ये सब जो मिला के जो चेतना का स्तर है ये 200 है। 200 के नीचे जब चेतना होती है तो ये सर्वाइवल मोड में है। अभी इस तरह की चेतना स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानेगी भी नहीं और अपने प्रयास भी नहीं करेगी। ये इस चेतना का ये स्तर है। तो आप लोगों का ग्रुप काफ़ी एक्सपीरियंस मेडिटेटर हैं और समय से साधना कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें सर्वाइवल मोड के नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर सर्वाइवल मोड का कोई आदमी परेशान होकर सुनता है कि मेडिटेशन करने से फ़ायदा होगा, चलो मेडिटेशन ट्राई करते हैं, तो वो इन बातों को नहीं समझ पाएगा। तो जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो रीज़न एंड इंटीग्रिटी जब फ्रीक्वेंसी 200 एंड अबव होती है तब पहली बार स्टार्ट होती है। खैर, अब जो नीचे की लोअर बैंड है से इसमें विक्टिम रोल है कि आदमी सोचता है कि मैं विक्टिम हूँ, समाज में पड़ोसी मेरे साथ ऐसा करते हैं, परिवार ने मुझे धोखा दिया, या सो ऑन, कुलीग्स ने हमें धोखा देते हैं। विक्टिम रोल जो लोग प्ले करते हैं, दे आर लोअर बिलो दिस 200 मार्क। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कर्ण हुआ, कर्ण को पैदा होते ही माँ ने छोड़ दिया, तो अब कर्ण की तो रियलिटी है कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे माँ ने मुझे छोड़ दिया। और सेम कबीर थे, दोनों की नाम राशि भी एक है, कबीर और कर्ण। कबीर को भी उनकी माँ ने छोड़ दिया, लेकिन दोनों का जीवन अलग अलग हुआ। एक ने विक्टिम रोल नहीं प्ले किया और एक ने विक्टिम रोल प्ले किया। इस हद तक जीवन प्रभावित होता है और हम लोग नहीं कई बार समझ पाते जो हमारा जीवन है, हमारी कॉन्शियसनेस हमारी रियलिटी क्रिएट करती है। ये नए युग में लोगों को प्रकट हो रहा है। आप लोगों ने भी कई लोगों को सिंक्रोनाइज नंबर दिखाई देते होंगे, 111 एंड काइंड ऑफ थिंग। और हम लोग इतने सिंक्रोनाइज्ड हो रहे हैं तो हम जानते हैं कि हम जो सोचते हैं वो क्रिएट हो जाता है। किसी डिस्टेंट फ्रेंड को जिसकी कई समय से बात नहीं हो पाई, उसके बारे में सोचते हैं, उसकी कॉल आ जाती है, क्योंकि हम सिंक्रोनाइज्ड हो रहे हैं। इस सिंक्रोनाइज होने में हमें पता लगता है कि अपनी रियलिटी को हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम विक्टिम रोल में हैं तो हम अपनी रियलिटी को आगे भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आगे भी विक्टिम रोल होता रहेगा, क्योंकि अभी हम जो रियलिटी क्रिएट करते हैं और जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, इसके बीच का गैप हो जाता है थोड़ा सा। तो कर्ण का जीवन आप देखो, माँ ने छोड़ दिया, उसके बाद वो पाला गया तो सबने उसको सूतपुत्र कहा और वो कहता था मैं सूर्यपुत्र हूँ। अगेन मैं विक्टिम हूँ, मैं जो हूँ वो लोग नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे। शिक्षा लेने द्रोणाचार्य के पास गया, उन्होंने नहीं सिखाया, मैं विक्टिम हूँ। परशुराम जी से शिक्षा ली तो उनको गुरु भक्ति भी थी, अपनी गोद में उनका सर रख के बैठे थे कि गुरु की नींद ना खुले, कीड़ा काटता रहा, खून बहता रहा, गुरु ने श्राप दे दिया, तुमने झूठ बोल के शिक्षा ली है, जब जरूरत होगी तुम भूल जाओगे। एंड सो ऑन। उसकी लाइफ का जो आखिरी समय था उस समय भी विक्टिम था वो, कि मैं युद्ध के मैदान में एक दिन पहले मैं अर्जुन को मार सकता था, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था, लेकिन मैंने बाण नहीं छोड़ा कि जब पहुंचेगा तब तक सूर्यास्त हो जाएगा, इसलिए। और अगले दिन मैं रथ के नीचे हूं, निहत्ता हूं और मुझे अर्जुन ने मार दिया, मैं विक्टिम हूं। उसने अपनी पूरी जिंदगी विक्टिम रोल में पैदा की है। और जैसा हम सब जानते हैं कि लाइफ का अंत नहीं होता, सिर्फ जीवन का अंत होता है, लाइफ कंटिन्यू करती है, तो वो लाइफ वहीं से कंटिन्यू करेगी जहां से उसने छोड़ी थी। अगेन वो विक्टिम रोल से शुरू करेगी,
पहले भी ऐसा किया होगा, इसीलिए जीवन में उसको विक्टिम रोल करने का मौका मिला, तो उसकी माँ ने उसको छोड़ दिया। पिछले जीवन से अभी तक कंटिन्यू कर रहा है और अभी भी नहीं सीखा। तो ये सीखना हमारा काम है, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम स्लो करें या फास्ट करें, परिस्थितियां भी हमने क्रिएट की हैं और उन परिस्थितियों के थ्रू उबरना भी हमारी ड्यूटी है। तो जस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल हम ये सीख सकते हैं कि विक्टिम रोल किस तरह हमें नुकसान करता है और कैसे हम विक्टिम रोल से बच सकते हैं इस कार्ड के थ्रू, ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में। लेकिन अब इसमें वही दिक्कत आएगी कि अपनी कमियों को हम खुद नहीं देख पाते, क्योंकि रियलिटी बहुत आसान लगती है। तो जो सीरियस हों वो इस पे मनन करें कि मैं इस मैप के ऑफ कॉन्शियसनेस में कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, कहाँ पे मेरे वीक पॉइंट हैं और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। जो नीचे के लेवल की फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें ज़्यादा काम करना पड़ता है। जो कॉन्शियसनेस हमारी रेज होती है, इसकी ग्रोथ का जो पैटर्न है ये एक्सपोनेंशियल है। इट मीन्स कि से हमें 0 to 100 काम करने में 5 साल लगे, तो 100 to 200 काम करने में 5 साल नहीं लगेंगे, उससे कम समय लगेगा। उसके बाद की 100 को करने के लिए और कम समय लगेगा। ये ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसे होती है। लेकिन हमें नीचे वाले लेवल पे समझ के उस पे काम करने में बहुत समय लगता है। तो इसको समझना ही एक कठिन है कि हम इसको समझते नहीं हैं। तो अपने कंपटीशन को, स्ट्रगल को, जेलसी को, हायरार्की के समाज को, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मेरा धर्म तुम्हारे धर्म से बड़ा, इनको समझ के हम अपनी कॉन्शियसनेस को जंप दे सकते हैं। अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस को जंप देंगे तो हम इस आने वाले समय के लिए इफेक्टिवली तैयार कर पाएंगे। तो ये आपको हेल्प कर सकता है। ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस नेट पे आप मिल जाएगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा। इसी एक संदर्भ में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बीच में रहें। हमने योग की जो लोग साधना करते हैं उनको पता है कि हमारे अंदर ईडा और पिंगला 2 चैनल हैं। उस चैनल के थ्रू एनर्जी प्रवाहित होती है, शरीर में पूरा शरीर का सिस्टम चलता है। इसके बीच का रास्ता है सुषुम्ना का। जब हम सुषुम्ना में होते हैं तो हमारी वर्टिकल ग्रोथ होती है। हम ईडा और पिंगला में होते हैं तो लेफ्ट राइट ही चलता रहेगा, हमेशा लेफ्ट राइट होता रहेगा, वर्टिकल जर्नी नहीं होगी। और चेतना की जर्नी वर्टिकल है, तो हमें बीच में रहना है। और इसके मैं सोचता हूँ, देखो महाभारत हो रहा था, दोनों सेनाएं जब युद्ध के लिए तैयार हुई, शंख बजा, तो अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को बीच में ले चलो। भगवान कृष्ण रथ को बिल्कुल बीचों बीच ले आए, एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव। ये प्रतीक है कि हमें बीच में रहकर हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। एग्जैक्ट बीच में आना है हमें। और किसी भी तरफ आप खड़े हो, चाहे कौरवों की तरफ या पांडवों की तरफ, आपको लगता होगा कि जो भगवान की तरफ हैं वो उनकी चेतना विकास करेगी, क्योंकि हमने ऐसा सुना है। लेकिन आप सोचो कि जो सैनिक थे, 18 अक्षौणी सेना थी, 11 अक्षौणी कौरवों के पास थी, 7 अक्षौणी पांडवों की थी, सो समथिंग लाइक दैट। तो जो पांडवों की सेना के जो सैनिक थे वो युद्ध कर रहे थे, किसी का हाथ कटा, किसी का पांव कटा, कोई मर गया, कोई वापिस आ गया बड़ी बुरी अवस्था में, बाकी का जीवन उसका उसी संघर्ष में बीता। अगर हाथ पांव कट गए, जैसा उसको जीवन बिताना पड़ा होगा। क्या उनकी चेतना का विकास हुआ? युद्ध तो उन्होंने किया, लेकिन युद्ध में कुछ डर भी सकते हैं, तो उनको ट्रॉमाटाइज हो सकते हैं। उन सब ने वो एक्सपीरियंस किए, लेकिन चेतना तो वहीं रही, राइट। मैं इसको ये कहना चाहता हूं इस बात से कि जब भी हम संघर्ष करते हैं और अपनी बात को जस्टिफाई करते हैं, तब हम युद्ध की स्टेट में होते हैं। जब हम युद्ध की स्टेट में होते हैं तो हमारी जर्नी स्लो होती है। तो बेस्ट तरीका है कि बीच में रहें। जब मैंने काफ़ी समय साधना की तो इन्होंने इंट्रोडक्शन में बताया, जो मेरी गुरु थी, उनसे मैंने कहा कि मेडिटेशन नहीं होता। आप लोग भी मेडिटेट कर रहे हैं, जानते हैं कि मेडिटेट करने का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, माइंड की एक्टिविटीज़ को लो करना है। तो मेडिटेट नहीं होता, जर्नी नहीं हो रही, स्लो हो रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो उन्होंने कहा कि तुम 6 महीने प्रैक्टिस करो बीच में रहने की। मैंने कहा वो कैसे? तुम कहा किसी भी काम को तुम्हें जस्टिफाई नहीं करना है।
ओके। तो मैंने सोचा मैं किस चीज़ को जस्टिफाई करता हूँ, अपने एक्शंस को, अपनी विचारधारा को। तो मैंने 6 महीने प्रैक्टिस की सीरियसली। तो मैंने देखा कि कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है, कितना ज़्यादा हम अपनी बातों को साबित करने की कोशिश करते हैं और संघर्ष में रहते हैं। छोड़ना शुरू किया, उसके बाद मुझे इतना फ़ायदा हुआ। तो ये बहुत आसान लगता है किसी को, अगर स्पिरिचुअल टॉक हो रही है उससे कहें कि कॉन्शियसनेस को रेज करना है, उसको कोई कह दो कि पतंजलि योग सूत्र पढ़ो, चित्तवृत्ति निरोधा, तो लगता है कि कोई बड़ी गंभीर बात बता दी, या मंत्र का जाप करो। ये बात सुनने में लगता है कि अरे ये क्या छोटी सी बात है, बीच का अभ्यास करना। मेरे लिए बहुत बहुत ये प्रभावकारी हुआ। तो मैं समझता हूं कि सबके लिए प्रभावकारी है। 6 महीने प्रैक्टिस करके देखें कि अपनी बात को जस्टिफाई नहीं करना और किसी चीज का रेजिस्टेंस नहीं करना। जो काम करना है वो करना है, मेंटल रेजिस्टेंस नहीं करना। अगर लेट हो गए तो जस्टिफाई करने के सिर्फ इतना कहना काफी है, सॉरी आई एम लेट। जस्टिफाई करने के लिए हम कई बार झूठ बोलते हैं, दिखावे करते हैं, आर्गूमेंट करते हैं, और इन आर्गूमेंट में इन्वॉल्व होकर हम अपनी जर्नी को स्लो कर लेते हैं। तो एक तरीका ये है। कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए इस समय की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि हम अपने ओल्ड पैटर्न को छोड़ने के लिए रेडी हों। जो हमने अब तक किया वो इम्पोर्टेंट था, ठीक था, हमारे जीवन को चलाने के लिए उसने अब तक हेल्प की, लेकिन अब वो डिसफंक्शनल हो रहा है धीरे धीरे। नई कॉन्शियसनेस पुरानी कॉन्शियसनेस को रिप्लेस कर रही है। ये ट्रांजिट फेज है। इसके शिफ्ट के बाद भी और भी समय लगेगा इसको, जब वो कंप्लीटली अभी धीरे धीरे कर रही है, क्योंकि तैयारी हो रही है नए युग की शुरुआत की। नए युग की शुरुआत का जो शब्द है उसको हम इवेंट बोलते हैं। एक इवेंट, उस इवेंट के बाद नए युग की शुरुआत। इवेंट अभी नहीं हुआ, अभी इवेंट तक का जो समय चल रहा है, इसमें भी पुराने को छोड़ने की आदत, क्योंकि इवेंट के बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से बदलेगा, और अगर हम इसको बदलने के लिए रेडी नहीं होंगे तो हम रेजिस्ट करेंगे, और कई बार डर भी सकते हैं, क्योंकि पुराना जा रहा है। जिस जीवन को जीने की आदत थी, जिस जीवन शैली को जीने की आदत थी, वो सब धीरे धीरे जा रहा है। जब वो जा रहा है और अगर हम उसको जाने में पकड़ेंगे, डरेंगे, तो हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को लो करेंगे, और लो करेंगे तो हम अपनी जर्नी को स्लो कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस के लिए जो बाधा है वो अहंकार है। अहंकार तो सबने सुना हुआ है कि अहंकार नुकसान करता है, लेकिन अहंकार क्या है, अधिकांश लोग इसको कंफ्यूज होते हैं समझने में। जैसे कोई कहे कि उसने शादी में बहुत खर्च कर दिया, अहंकार है, दिखावा करता है, ये बात सबको समझ में आती है। अहंकार आइडेंटिटी है। जैसे कर्ण कहता था कि मैं विक्टिम हूं, मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, उसकी सच्चाई तो थी। ऐसे ही जो हमने आइडेंटिटी बना रखी है, मैं हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं, मैं ये हूं, वो हूं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर, जो भी हमने आइडेंटिटीज अपने ऊपर ओढ़ी हुई हैं, ये सारी अहंकार हैं। हम इनके थ्रू रिएक्ट करते हैं अपने डे टू डे जीवन में। हु एम आई? इससे पहले क्या थे? मान लो इस जीवन में भारतीय हूँ, हिंदू हूँ, इससे पहले क्या था, इसके बाद क्या होगा? तो जो ये है ये तो टेम्परेरी है, और जब ये टेम्परेरी है तो ये सच नहीं हो सकता। तो जो सच है उस सच को हम छोड़ के जब हम झूठों को पकड़े रहते हैं तो हम अपनी जर्नी को स्लो करते हैं। कॉन्शियसनेस हमारी उस केस में स्लो रहती है। कॉन्शियसनेस को हमारी एक और बाधा डालते हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल लोग। जब हम स्पिरिचुअलिटी में शुरू में कदम रखते हैं तो हमें बड़े छोटे छोटे एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि ग्रोथ एक्सपोनेंशियल है। मैंने बताया था नीचे वाले बैंड में टाइम ज़्यादा लगता है। उस तो कॉन्शियसनेस में तो हमने सिर्फ थोड़े पॉइंट का जंप लिया है, लेकिन औरों से, हमारे परिवार वालों से, और जो हमारा सर्किल अब तक का था, उनके कंपैरिजन में हमें जो भी अनुभव होता है, हम उसको बहुत ज़्यादा, हम सब चाहते हैं कि सब लोग इस रास्ते पे आएं, राइट? इसकी वजह से हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, उनको अपनी ओर लाने की कोशिश करते हैं, वो लोग रेजिस्ट करते हैं, और हम अपनी जर्नी को स्लो करते हैं। कॉन्शियसनेस की जर्नी को नापने के तरीके हैं। इसमें एक बहुत पुराना तरीका है टैरेट। टैरेट से हम जो आजकल भविष्य वगैरह बताते हैं, ये उसका उद्देश्य नहीं था। टैरेट से हम अपनी चेतना की जर्नी को नाप सकते हैं। उसका जो 9th कार्ड है वो हेरमिट है।
8th कार्ड में वो बहुत बोलता है, सबसे कहता है कि ये रास्ता सबसे अच्छा है, इस रास्ते पे आके देखो, क्योंकि उसने करके देखा, उसको कुछ अनुभव हुए। 9th में एक पुराना मॉन्क की तरह उसने अपने आप को ढक रखा है, और उसके हाथ में जो लॉलटेन है जिसके थ्रू उसको रास्ता दिख रहा है, वो लॉलटेन भी उसने छुपा रखी है। ये इस बात का प्रतीक है कि मैं क्या कर रहा हूं ये भी वो नहीं बताता, सिर्फ अपने लिए लालटेन को रखता है, क्योंकि वो जान जाता है कि इसके थ्रू मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो स्पिरिचुअल सीकर्स जो हैं, जो इस फेस में हैं, उन फेस में उनको इंपॉर्टेंट है कि वो अंतर्मुखी हों, अपने ऊपर फोकस करें, और एक स्टेज पे आने के बाद दोबारा बता सकते हैं। तो अब आपको अपने आप देखना है कि आप अगर वो स्टेज से क्रॉस कर चुके हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आप उसके नीचे हैं तो अंतर्मुखी होना बहुत इफेक्टिव है। अब जैसे बताने की बात हुई, तो उन्होंने अपनी गुरु के कहने पे मैं बोलता हूँ, तो मुझे भी ये था कि अगर मैं बोलूँगा तो मैं अपनी जर्नी स्लो करूँगा, तो लेकिन उनका आदेश था और समय की डिमांड है, क्योंकि इंडिया में बहुत कम लोग, जब मैंने शुरू किया 2 साल पहले, कम लोग जानते थे। तो इंग्लिश कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में कॉन्शियसनेस शिफ्ट के बारे में लोगों को थोड़ा ज़्यादा पहले पता लगा था, तो उनके कहने पे मैंने बोलना शुरू किया। लेकिन मुझे भी ये डर था कि अगर मैं बोलूँगा तो कहीं मैं अपनी जर्नी को स्लो तो नहीं कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम खुद बोल नहीं रहे, तुम मेरे कहने पे कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट कर रहे हो, इसलिए तुम्हें ये डर नहीं सोचना चाहिए। तो उनके कहने पे मैंने करा, खैर एनी हाउ। तो जैसा आप इसको देख सकते हैं कि आपको बोलना है या नहीं बोलना है, और बोलना है तो किस हद तक बोलना है। हमारी जर्नी को एक और चीज़ बहुत हेल्प करती है, हमारी इंटेंशन। जो कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है, इस शिफ्ट की एक और क्वालिटी है कि हमारे सोलर सिस्टम में सारी चीज़ें मूव करती हैं, साइकिल हैं, दिन और रात एक साइकिल है, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज के 1 साल में, ये 1 साल की साइकिल है, मंथली साइकिल्स हैं, और ऐसी एक बड़ी साइकिल है। इस साइकिल में हम अपनी गैलेक्सीज के उस जगह से गुजर रही हैं, हमारा सोलर सिस्टम, जिसको फोटोन बेल्ट बोलते हैं। फोटोन बहुत स्मॉल पार्टिकल हैं, लेकिन वहाँ पे वो बहुत डेंस हैं। फोटोन बहुत डेंसिटी में एक साथ हैं वहाँ पे। हम जब भी इस तरह की फोटोन बेल्ट से गुजरते हैं तो हमारे मैनिफेस्टेशन या सिंक्रोनिसिटी बहुत फास्ट हो जाती है। इसीलिए पिछले कुछ सालों में लोग सिंक्रोनाइज होने का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस दौर में हम जो भी इंटेंशन डालते हैं वो इंटेंशन मैनिफेस्ट हो जाती है। तो हम अपनी इंटेंशन डालें कि मेरी जर्नी, कॉन्शियसनेस की जर्नी बहुत फास्ट हो, फास्टेस्ट तरीके से हो। जो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेथड्स है, इंफॉर्मेशन है, वो अपने आप मेरे पास आ जाए, वो आपके लिए अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। ये इंटेंशन आप क्लियरली डालें। तो इंटेंशन कैसे डालनी है? कभी भी आप मेडिटेटिव स्टेट में हो तो आप अपने आप में ये इंटेंशन डाल सकते हैं कि मेरी जर्नी फास्ट हो। इंडिया में योग निद्रा जिन लोगों ने अभ्यास किया हो, बिहार स्कूल ऑफ योगा के परमहंस सत्यानंद सरस्वती जी ने इसको डिवाइस किया था, उनका कॉपीराइट भी माना जाता है। उनके यूट्यूब में वीडियो हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। तो आप तीनों अभ्यास कर सकते हैं। इसमें वो एक संकल्प डालते हैं, ये संकल्प ही इंटेंशन है। तो अगर आपके पास कोई और टेक्निक नहीं है तो आप परमहंस सत्यानंद जी के यूट्यूब से वीडियो में करके वहाँ पर अपनी इंटेंशन डाल सकते हैं। ये इंटेंशन आपको बहुत हेल्प करेगी। आपके पास जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो अपने आप आपके पास आ जाएगा। इन दैट वे आपकी जर्नी फास्ट हो जाएगी। कई बार हम किसी एक पुरानी मेडिटेशन की टेक्निक या पुराने सिस्टम में अटक जाते हैं, उसने अब तक हेल्प की, लेकिन अगर कोई और ज़रूरत है तो वो अपने आप आपके पास आ जाएगी, आपको सर्च नहीं करनी पड़ेगी। सो इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। यस। और हम क्या कर सकते हैं अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए? हमारी कॉन्शियसनेस का जो हमारी बॉडी है, बॉडी में स्पाइन है, हमारी बॉडी में कई एनर्जी सेंटर्स हैं, उनको चक्र कह देते हैं क्योंकि वो एनर्जी के पॉइंट हैं। एक्यूपंक्चर वाले उससे बॉडी को हील करते हैं। और जो हमारी बॉडी में डिफरेंट चक्र हैं, उसमें हमारी स्पाइन में 7 चक्र हैं। ये 7 चक्र हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी को प्रभावित करते हैं बहुत ज़्यादा।
इन 7 चक्र में जो थर्ड आई है, हमारी पीनियल ग्लैंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अष्टांग योग को भी देखो तो हर एक चक्र पे उन्होंने कमल की पत्तियों के रूप में उसकी फॉर्म है। तो जो हमारी थर्ड आई है, यहाँ पर टू पेटल का लोटस है, और जो हमारा मूलाधार चक्र है जो सबसे बेस है, वहाँ पे 4 पेटल है। तो 4 से पहले भी 2 क्यों है, और इसके बाद वहाँ 4, 6 इस तरह पेटल्स बढ़ती जा रही हैं। और जो क्राउन चक्र है ये सहस्त्रदल है, 1000 पेटल्स का है। तो अगर नीचे से बढ़ रही थी तो यहाँ पे भी इनके बीच में होनी चाहिए थी, 1000 से कम होती, लेकिन कम से कम थ्रोट चक्र से तो ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं, इसलिए है कि हम अपनी थर्ड आई को सबसे पहले एक्टिव करें। और हमारी जितनी भी चक्र हैं शरीर में, योग की भाषा में, ये सारे चक्रों में एक ग्लैंड है। तो यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है, थायराइड है, हार्ट चक्र है, एंड सो ऑन। इन सारी ग्लैंड्स में जो सीक्रेशन होता है ये हमारे शरीर को ठीक करने में हेल्प करता है। हमारे इनमें से सीक्रेशन होता है और हमारी बॉडी ठीक रहती है। इन सारी ग्लैंड को जो ग्लैंड कंट्रोल करती है, मास्टर ग्लैंड है, वो थर्ड आई है। तो थर्ड आई से हमारा शरीर भी ठीक होता है और स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत तेजी से जंप मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम अपनी थर्ड आई को ठीक रखें। ये दुनिया की ये बात है, लेकिन मुझे लगता है कहनी चाहिए। इस जो असेंशन है इसको स्टॉप करने के लिए एक और फोर्स लगातार कोशिश करती है, क्योंकि किसी को भी गुलाम बनाना हो तो उसको चेन से बांध दो, उसको गुलाम बना सकते हैं। ह्यूमन के अंदर कॉन्शियसनेस है, जिसकी भी कॉन्शियसनेस रेज हो गई उसका डर खत्म हो जाएगा, उसको सर्वाइवल मोड से बाहर निकल जाएगा, उसको आप गुलाम नहीं बना सकते। ह्यूमैनिटी को गुलाम बनाए रखने के लिए उसकी थर्ड आई को मैनिपुलेट किया जाता है इंटेंशनली। ये दुख की बात है, पश्चिमी देशों के पानी में फ्लोराइड मिलाया जाता है। फ्लोराइड जो है, जो हमारी पीनियल ग्लैंड है, इसको कैल्किफाई करता है। इसका पहले मानते थे कि अखरोट के जितनी बड़ी ये ग्लैंड थी, अब सिकुड़ के एक चने के दाने के बराबर रह गई है, बिकॉज इट इज कैल्किफाइड। और इसके ऊपर लेयर पे लेयर जमती जा रही हैं। मैनिपुलेट करने के लिए पानी में फ्लोराइड है, टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, और हमारे खानों में बहुत मिलावट की जाती है इंटेंशनली। दुर्भाग्य है कि इंटेंशनली गवर्नमेंट्स करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ह्यूमन को कंट्रोल रखना चाहती हैं। तो हमारी थर्ड आई को पे हमें काम करना है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा काम करना है, क्योंकि वो कैल्किफाइड भी है। और थर्ड आई में जो सीक्रेट होता है डीएमटी। डीएमटी ही एक, जिसको योग में समाधि बोलते हैं, आनंद की अवस्था आती है। ये आनंद की अवस्था इसी डीएमटी के प्रोडक्शन से आती है। और जब ये इतनी कैल्किफाइड है, वाइब्रेट तो कर रही है अंदर, लेकिन इतना स्मॉल वाइब्रेशन है, और इसको हम थर्ड आई बोलते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि इंपॉर्टेंट है मिडिल पे रहना, तो थर्ड आई यही है, क्योंकि हम जिस थर्ड डायमेंशन में हैं, इसका लक्षण है डुअलिटी। इसमें हर चीज के 2 पेयर हैं, अच्छा बुरा, यिंग यांग, स्त्री पुरुष, मास्कुलिन फेमिनिन। इन दोनों का जो पेयर है, इन दोनों को पेयर को हम नॉर्मल एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन जब हमारी थर्ड आई ओपन होती है तो हम इस डुअलिटी के परे जाते हैं। जब हम डुअलिटी के परे जाते हैं तो हमारी जर्नी फास्टेस्ट होती है। जब तक हम डुअलिटी में फंसे रहेंगे हमारी जर्नी स्लो रहेगी। ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो इसके लिए थर्ड आई को खुलना चाहिए, सबसे फास्ट तरीके से खुलना चाहिए। तो थर्ड आई खोलने के तरीके, एक टॉपिक में इतनी सारी बातें कवर नहीं हो पाएंगी, तो थर्ड आई को खोलने के तरीके आप ट्राई करें। थर्ड आई के डिटॉक्स होते हैं। मुझे बताया था, एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, रहते थे, अब नहीं है, बहुत उनको नॉलेज थी प्लांट्स की। उन्होंने मुझे कहा था ज्योतिषमती ऑयल हेल्प करता है। तो अगर अच्छी क्वालिटी का ज्योतिषमती ऑयल मार्केट से लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मिलता है वो अच्छा नहीं होता, उसका कम क्वांटिटी में मिलता है। हमें तो नॉर्मल खाने वाले तेल भी मलेशिया से पाम ऑयल मिक्स करके मार्केट में आते हैं, तो जबकि इनका मास प्रोडक्शन होता है। तो ज्योतिषमती ऑयल अच्छी क्वालिटी का लेना है, प्योर क्वालिटी का लेना है, अगर मिल सके तो वो हेल्प करता है। या इस तरह की और भी चीज़ें आप रिसर्च करें कि थर्ड आई को कैसे डिटॉक्स करते हैं, वो डिटॉक्स करना चाहिए। और इसके बाद का जो टॉपिक है उसके आप लोग एक्सपर्ट हैं, मेडिटेशन आप लोग कर रहे हैं। मेडिटेशन हमारी चेतना को बहुत तेजी से बढ़ाने में सहायक है।
इसमें मैं थोड़ा-सा कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इंडिया में ऑलमोस्ट जितने मेडिटेटिव तरीके हैं उनकी ट्राई की थी, जब मैं शुरू में ये नहीं जानता था कि मेरा रास्ता कौन-सा है। और पिछले समय में मैं कई लोगों से बात करता हूँ, लोग मेडिटेशन करते हैं, मेरी सिस्टर करती है, तो कई लोग सिर्फ़ आँखें बंद करके बैठ जाते हैं किसी म्यूज़िक के साथ, या अपनी जो भी कोई नाम जाप कर रहा है या कुछ, और एक तरह की लाइट तंद्रा जैसी स्टेट हो जाती है, उसको वो मेडिटेशन समझते हैं। रिलैक्स होती है बॉडी, बॉडी को आराम मिलता है, उसके फिजिकल फायदे होते हैं, ये ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक ग्रोथ नहीं होती। आध्यात्मिक ग्रोथ तभी होगी जब हम अपनी माइंड की एक्टिविटीज़ को, अगर हम माइंड की एक्टिविटीज़ को ईईजी के थ्रू नाप सकते हैं, वो एक्टिविटीज़ 7 ऑस्किलेशन पर सेकंड से लो हो जाए तो मेडिटेशन है। जब हम सोते हैं, थीटा स्टेट में होते हैं, ये थीटा स्टेट है, इतनी माइंड की एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन जब हम सोते हैं तो हम उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो मेडिटेशन में हम सो नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड की एक्टिविटी इतनी कम है तो हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो जो यूनिवर्सल माइंड है, इससे हम कनेक्ट होते हैं। जब हम इससे कनेक्ट होते हैं तो हमें किसी और सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। इंफॉर्मेशन, एक तरह से हम ट्यून हो जाते हैं इस एनर्जी के साथ। इसी को योग बोलते हैं। ये योग की शुरुआत है। और अगर हम थीटा से भी नीचे डेल्टा स्टेट में आ जाएं, 0 to 4 ऑस्किलेशन पर सेकेंड, तो ये बहुत प्योर स्टेट होती है। इसमें किसी तरह का दुख दर्द नहीं है, समाधि की स्टेट है। तो मेडिटेशन में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप इस स्टेट में अपने आप को, अपनी टेक्निक को एक बार जज करें। अगर आप बिना किसी टेक्निक के कर रहे हैं तो टेक्निक यूज़ करनी चाहिए जो आपकी माइंड की एक्टिविटी को कम कर सकें, चक्रों को खोलने में सहायक हों, और आपको क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकें कि आप नींद में थे या मेडिटेशन कर रहे थे। तो ये एक तरह से सहायक होता है। मुझे उन्होंने कहा था कि क्या मैं एक मेडिटेशन गाइड कर सकता हूँ, तो मैंने बहुत सिंपल एक मेडिटेशन किया है। इसको अब हम मेडिटेशन करते हैं। इसके बाद इससे जो जो भी क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन के थ्रू हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस तरह कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है, क्या 5D शिफ्ट है, और क्यों इसको हम कैसे कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद मेडिटेशन। अपने लिए आप जो भी सुटेबल कंडीशन है वो आप बना सकते हैं, लाइट कम करना चाहें, व्हाटएवर। लेट अस स्टार्ट। मेडिटेशन है, बहुत सिंपल है। पहली बात तो जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं किया उनके लिए हमेशा रिलैक्स बैठने का सुखासन हो। अगर जमीन पे नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी से भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों घुटने जो हैं वो एक दूसरे से थोड़े दूर हों। थोड़ी सी अगर गर्दन को झुका लेंगे तो यहाँ पे ग्रंथि है, इस पे दबाव पड़ता है, तो जो बॉडी की एक्टिविटीज हैं वो थोड़ी स्लो हो जाती हैं, तो मेडिटेट करने में थोड़ी हेल्प मिलती है। जीभ को अगर मोड़ के रखते हैं ऊपर की ओर, तो ये भी एक इफेक्टिव तरीका है कनेक्ट करने के लिए। तो ये तो जनरल सिटिंग है। स्पाइन सीधी होनी चाहिए। रिलैक्स बहुत ज्यादा नहीं इसको इरेक्ट करना है जिससे दर्द हो जाए। सिंपल स्पाइन इरेक्ट हो और रिलैक्स हो। थर्ड आई की जो लोकेशन है वो दोनों कानों के बीच से अगर एक रेखा खींचें और सामने से पीछे एकदम माइंड के बीचों बीच थर्ड आई छोटा सा ग्लैंड है। ये हमारी जो थर्ड आई है, पीनियल ग्लैंड है, इस पे एक डिस्क क्रिएट करेंगे। राइट और लेफ्ट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दो डिस्क एक दूसरे के ऊपर होंगी, और जैसे सुदर्शन चक्र है उंगली पे धारण करते हैं, जो पीनियल ग्लैंड है उस पे वो रोटेट कर रही है। दोनों एक्सट्रीम स्पीड से रोटेट कर रही हैं। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इन सारे चक्रों में जो भी अनरिजॉल्व इश्यूज हैं, जो भी ब्लॉकेज हैं, उसको स्पाइन से बाहर निकाल देंगे। ये सिंपल मेडिटेशन है। हम लोग सब मिलके एक साथ करेंगे। रिलैक्स, कंफर्टेबल। हम अपने नाक से गहरी सांस लेंगे। गहरी सांस लेने का मतलब ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि सांस से आवाज आए। रिदमिक रिदमिक सांस हम इनहेल करते हैं नाक से, एक्सहेल करेंगे 3-4 बार अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए।
Inhale, exhale. Inhale from nose, exhale. Inhale from nose, exhale. Now we inhale from our nose, direct at our third eye. नाक से सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए थर्ड आई पे, पीनियल ग्लैंड पे एक डिस्क की फॉर्म में एक सर्किल क्लॉकवाइज घूम रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग, सर्किल बहुत तेज क्लॉकवाइज घूम रहा है। इतना तेज ये घूम रहा है, इसकी स्पीड, ये स्टैटिक अपीयर हो रहा है, स्टैटिक दिख रहा है। अगेन हम एक गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए इसी डिस्क की फॉर्म के ऊपर, पीनियल ग्लैंड के ऊपर एक और सर्किल क्रिएट करेंगे जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, स्टैटिक। इतना फास्ट, दोनों इतनी फास्ट स्पीड से रोटेट कर रहे हैं कि वो उनको स्टैटिक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो दोनों रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और जो दोनों के बीच की जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो इससे इन चक्रों में जो कुछ भी एक्टिविटीज हैं, इनको बाहर फेंक रही है। बहुत तेजी से दोनों चक्र घूम रहे हैं, दोनों चक्रों से दोनों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो दोनों से बाहर की ओर, सब इसके ब्लॉकेज बाहर की ओर निकल रहे हैं, बिना इनकी स्पीड रिड्यूस किए हुए। ये दोनों चक्र हमारे थ्रोट लेवल पे आते हैं। यहाँ पे हमारा थ्रोट चक्र है। थ्रोट चक्र से सारे हमारे अहंकार, किस तरह हम सोसाइटी में बिहेव करते हैं, किस तरह हम सोसाइटी में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, किस तरह हम अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं, ये सारी शेड्स ऑफ ईगोस ये हमारे थ्रोट चक्र से बाहर निकल रही हैं, इनफाइनाइट ब्रह्मांड में जाके ट्रांसफॉर्म हो रही है। बिना स्पीड घटाए दोनों चक्र हार्ट लेवल पे आते हैं। हार्ट लेवल से सारी ईगो के जितने इमोशंस हैं, जितनी कड़वाहट है, जितना अभी तक ये समाज से जो हमने यहाँ पे दूर किए हैं कड़वाहट, सारी इनफाइनाइट में जाके ट्रांसफॉर्म हो रही है। सेंट्रीफ्यूगल एनर्जीज बाहर फेंक रही है सबको, चक्र क्लीन होते जा रहे हैं, चक्र खुल रहे हैं। बिना स्पीड घटाए अब हम नेवल लेवल पे, यहाँ पे जो भी हमारा आत्मविश्वास की कमी है, सारे आइडियाज जो अंदर के हैं, जो हमें कमजोर बनाते हैं, कायर बनाते हैं, वो सारे बाहर की ओर, सारी बाहर की ओर निकल के गायब हो रही है, इनफाइनाइट में ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। सेक्सुअल लेवल पे, सेक्स चक्र जहाँ है हमारा स्वादिष्टान चक्र, दोनों डिस्क, यहाँ से सारे कार्मिक बंधन, सभी तरह की रिलेशनशिप प्रॉब्लम, सब यहाँ से बाहर निकल रही हैं, चक्र क्लीन हो रहे हैं, चक्र खुल रहे हैं। दोनों डिस्क मूलाधार चक्र पे, रूट चक्र पे, हमारे आधार पे हर तरह की कमी का एहसास, हमारे पास कमी है, हम पूरा नहीं पड़ता, असुरक्षा की भावना चक्रों से बाहर निकल रही है, चक्र से बाहर निकल के अंतरिक्ष में ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। हमारे रीढ़ की हड्डी में 7 चक्र हैं, इसके बाहर भी चक्र हैं। बॉडी के बाहर लगभग 1 मीटर अर्थ में ये दोनों डिस्क वहां पे रोटेट कर रही हैं, वो चक्र एक्टिव हो रहा है। अर्थ की कोर में सारी इंफॉर्मेशन सेव है, हमारे जन्म और इस अर्थ के उत्पन्न होने से। अर्थ की कोर से लेजर की तरह एक लाइट इस डिस्क से मिलती है, इस दोनों इंफॉर्मेशन का इंटरैक्ट होता है, नीचे के चक्र खुलता है। अब ये डिस्क ऊपर फिर मूलाधार चक्र में
मूलाधार चक्र से ब्यूटीफुल रेड लाइट चारों तरफ प्रकाशित हो रही है। चक्र प्रकाशित हो रहा है, चक्र खुल रहा है, चक्र बैलेंस है और चक्र में हर तरह का अबेंडेंस है। किसी चीज की कमी नहीं है। किसी के लिए ब्रह्मांड अनंत है, हमारे लिए भी अनंत, हर चीज पूरी मात्रा में उपलब्ध है। दोनों डिस्क पूरी स्पीड से मूव करते हुए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेक्स चक्र पे ऑरेंज लाइट, प्योर ऑरेंज लाइट चारों तरफ चक्र में प्रभावित हो रही है। चक्र खुल रहा है, नए कनेक्शन बनेंगे, सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पुराने कार्मिक बंधन से जो लोग हमारे जीवन में आए थे वो हट रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, नए लोग हमारे ग्रुप में जुड़ रहे हैं, नया हमारे अंदर से नया परिवर्तन हो के हम खुद परिवर्तित हो रहे हैं, हम नए अपने रूप में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। नया संसार ही नए कनेक्शन से हम अपना क्रिएट कर रहे हैं। ऑरेंज लाइट चारों तरफ प्रवाहित हो रही है। दोनों डिस्क बिना रिड्यूस किए हुए स्पीड हमारे नेवल चक्र पे प्योर येलो लाइट प्रभावित हो रही है। हमारी जो फ्री विल है वो मैनिफेस्ट हो। फ्री विल हमारा अधिकार है, डिवाइन लॉ है, ये मैनिफेस्ट होगा। इसी तरह दोनों चक्र हार्ट के लेवल पे ग्रीन लाइट, हार्ट चक्र की ग्रीन लाइट ग्रीन प्रभावित हो रही है। हमारा जो लव है, जो हमारा प्रेम है, ये बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के है। ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, अनकंडीशनल लव है। ये प्रेम जो सिर्फ देना जानता है। ये सबको, इसकी प्रेजेंस हर एक के लिए एक गिफ्ट है। खुद के लिए भी जो हमारा हार्ट है अपने आप को पूरी तरीके से स्वीकार करता है, पूरी तरीके से अपने आप को प्रेम करता है। दोनों डिस्क हमारे थ्रोट चक्र के लेवल पे लाइट ब्लू लाइट प्रवाहित हो रही है। हमारा कम्युनिकेशन रिन्यू हो गया है। हमारा कम्युनिकेशन एक नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है। कम्युनिकेशंस के बैरियर खत्म हो रहे हैं। दोनों लाइट थर्ड आई पे इंडिगो ब्लू लाइट यहां से प्रवाहित हो रही है। हमारी थर्ड आई ओपन हो रही है। थर्ड आई के ओपन होने से हम सत्य को देख पाएंगे बिना किसी कंफ्यूजन के, क्योंकि सत्य कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन क्लियरिटी के बिना होने के मारे है। थर्ड आई खुल रही है, सत्य खुल रहा है, अपने आप सत्य पता लग रहा है। बोध चक्र क्रोन चक्र पे वायलेट लाइट यहां से निकल रही है, हर तरफ प्रवाहित हो रही है। हमारा हर लेवल की बॉडी में हीलिंग हो रही है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, कंप्लीट हीलिंग, कंप्लीट हीलिंग। ये 7 चक्र हमारे शरीर में, रीढ़ की हड्डी में, हमारे शरीर के बाहर सिर से ऊपर 8वां चक्र है। 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक के बीच जो लोग अनुभव कर सकते हैं, दोनों डिस्क इसी स्पीड से घूमती हुई शरीर से बाहर उस चक्र तक पहुंच रही है। वहां से व्हाइट लाइट प्रभावित हो रही है। पूरी हर चीज क्लीन हो रही है, हमारा जीवन प्योर हो रहा है। रीढ़ चक्र बिना किसी स्पीड को रिड्यूस किए हुए धीरे धीरे दोनों डिस्क हमारी थर्ड आई पे स्पीड सेम है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दो डिस्क कंप्रेस होती जा रही है। स्पीड विदाउट रिड्यूसिंग एनी स्पीड कंप्रेस होती जा रही है, कंप्रेस होती जा रही है। और एक छोटा सा ब्लू डायमंड हमारी थर्ड आई पे है, वो ऑलवेज एक्टिव मूव कर रहा है। हमारा जीवन जो है ट्रांसफॉर्म है।
जीवन प्योर, पवित्र, डिवाइन, ट्रांसफॉर्म, सेल्फ, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहा है। समय के साथ आप लोग खोल सकते हैं आंखें।